नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। राज्यसभा में 41 घंटे से अधिक तो लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे हुई चर्चा। राज्यसभा में 15 तो लोकसभा में 12 विधेयक पारित। विपक्ष के लगातार हंगामे के बावजूद विधायी कामकाज को लेकर हुई अच्छी प्रगति। ऑपरेशन सिंदूर पर भी हुई चर्चा। संविधान संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। राज्यसभा में भी पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। जनता ने किया स्वागत, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। एक बार फिर मॉस्को में दिखी भारत और रूस के रिश्तों की गहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से की चर्चा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा। गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए तो कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और गगनयान मिशन का 80% परीक्षण पूरा। इसरो प्रमुख ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री रखेगा चंद्रमा पर कदम। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 के अनुभवों को बताया अहम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। संसद की कार्यवाही के आखिरी दिन आज राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होता नजर नहीं आया। किसी तरह का महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक आज राज्यसभा से पारित हो गया। ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि आज राज्यसभा की कार्यवाही में कामकाज के तहत पारित हो पाया। आपको बता दें कि संविधान का 130वां संशोधन से जुड़ा बिल भी पेश करके जेपीसी को भेज दिया गया। पूरे सत्र के दरमियान विपक्षी दलों का हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार ने राज्यसभा से 15 विधेयक पारित कराए। हालांकि उत्पादकता सिर्फ 33% ही रही। मानसून सत्र की समाप्ति के दिन संसद से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पास होने के लिए सभी सांसदों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में जो नशा फैल रहा था उससे संसद ने मुक्ति दिलाई है। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के प्रावधानों को देखें तो इससे ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। भारत वैश्विक गेमिंग हब बनेगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी और रिसर्च सेंटर भी स्थापित होंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ऑनलाइन सट्टा भी बैन होगा। विज्ञापन और प्रचार पर भी सख्त रोक रहेगी। कानून तोड़ने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को
उपसभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाए। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों की हिरासत की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का इस्तीफा न देने की हालत में 31वें दिन पद से स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सत्र में सदन की उत्पादकता 38.8% दर्ज की गई है। We have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha, despite the best efforts of the chair to facilitate meaningful and disruption-free discussion on the listed business. The session was regrettably marred by repeated disruptions, leading to frequent adjournments. This not only resulted in the loss of precious parliamentary time, but also deprived us the opportunity to deliberate upon several matters of public importance. मानसून सत्र में राज्यसभा में पारित विधेयकों को देखें। बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, समुद्र द्वारा माल के परिवहन विधेयक, तटीय जहाजरानी विधेयक, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक, व्यापारी जहाजरानी विधेयक, गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजन विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक, आयकर विधेयक, कराधान विधियों संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक पारित हो गए। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो राज्यसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग और संवर्धन विनियमन विधेयक और संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, ये दो महत्वपूर्ण विधेयक आज राज्यसभा से पारित कराए गए विपक्ष के व्यवधान के बीच। इस लिहाज से राज्यसभा में आज का दिन महत्वपूर्ण रहा और संसद का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरा सत्र इस बार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन सरकार अपने विधायी कामकाज को पूरा कराने में भी सफल रही। लोकसभा में भले ही उत्पादकता 31% रही हो, लेकिन 12 विधेयक पारित हुए। सरकार के बार बार कोशिश के बाद भी विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं हुआ, तो सरकार ने महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हंगामे के बीच ही पूरे किए। लोकसभा की चयन समिति को 2 विधेयक भेजे गए तो 3 विधेयक जेपीसी को भेजे गए। संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है। विपक्ष के लगातार हंगामे के बावजूद लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर के अच्छी प्रगति हुई, लेकिन प्रश्नकाल में अधिक सवालों का उत्तर नहीं दिया जा सका। इसके साथ ही सांसदों को जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का भी मौका कम ही मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन और संसद भवन परिसर में सदस्यों की भाषा सदैव मर्यादित होनी चाहिए। मॉनसून सत्र में बैठकों के लिए 120 घंटे रखे गए थे, लेकिन महज 37 घंटे ही कामकाज हो पाया। व्यवधानों के कारण 419 में से केवल 55 सवालों के उत्तर दिए जा सके। सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि विधायी कामकाज पर नजर डालें तो भले ही विधेयकों को लेकर ज्यादा चर्चा न हो सकी हो, लेकिन लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए और 12 बिल पारित भी किए गए। 2 बिल लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। तो संविधान संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयकों को तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त को पेश किए गए जिन 3 विधेयकों को जेपीसी के पास भेजा गया, उसके प्रावधानों में गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य के मंत्रियों को भी पद से हटाए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है।
कई पार्टी तो ऐसे हैं अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। सत्र के समापन पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनता और सरकार के लिहाज से मॉनसून सत्र अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष के सांसदों के लिहाज से नहीं। विपक्षी सांसदों को बोलने का कम मौका नहीं मिला, जिसके जिम्मेदार विपक्ष के नेता ही हैं। तो इस बार ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला, उसका जिम्मेदार है ऑपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। सत्र के आखिरी दिन भी बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। सत्र के शुरुआत के कुछ दिनों के बाद से ही सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को चर्चा की गई, इसका उत्तर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। 18 अगस्त को विपक्ष के हंगामे के बीच भारत के अंतरिक्ष की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। जाहिर है मॉनसून सत्र में कामकाज तो हुआ है, लेकिन विपक्ष के बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की लगातार मांग और रवैये के चलते अधिकतर बिल बिना चर्चा या फिर संक्षिप्त चर्चा के साथ ही पारित कर दिए गए। ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। इस पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों द्वारा जोरदार हंगामे के चलते काफी समय बर्बाद हुआ। कई सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्रों की बातें पटल पर नहीं रख पाने की वजह से नाराजगी भी जताई गई। पंजाब से राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि संसद की कार्यवाही में काफी खर्च होता है। ये बहुत दुख की बात है कि सांसद अपने सवाल पूछ ही नहीं पाते। जब संसद ही नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा। बहुत दुख की बात है कि एक दिन का 10 करोड़ रुपया खर्च हो जाता सब संस्थों पर, संसद चलने पर उसका एक भी हमारा 0 ओवर लगे जरूर सेशन नहीं चले। कोई स्पेशल मेंशन जड़ा है वो भी लगा, वो भी नहीं चले। क्वेश्चन ओवर नहीं चले। एनवायरनमेंट पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, पानियों पर, और जो बाहर बैठे हमारे बच्चे या जो एजेंटों से फंसे हुए उन पर वक्त समय में लगाए पर सेशन नहीं चले। हम तो बहुत नाराज हैं। वहीं हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाने की वजह के तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद को मजाक बना दिया है। पिछला सेशन था वो भी और ये मॉनसून सेशन भी पूरी तरह से वॉश आउट इसलिए रहा क्योंकि ये चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने तो संसद को एक मखौल, मैं कहती हूँ, मजाक बना लिया है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, अपने इलाके की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, स्पेशल मेंशंस के जरिए और ये जो है 0 आवर के जरिए हम बोलते हैं, लेकिन जब ये सदन इस तरह से हंगामादार हो जाता है, ये वेल के अंदर आ जाएंगे, किसी को बोलने नहीं देते, तो आप समझ सकते हैं कि कोई काम तो हो नहीं रहा। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी की भी थी। संसद में अपने क्षेत्र के विकास संबंधी सवाल नहीं पूछ पाने पर सांसद ने कहा कि हम लोग बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन कुछ पूछ ही नहीं पाते। हम लोग अपने अपने क्षेत्र से मुद्दे लेके आते हैं, काम लेके आते हैं और हमारे क्वेश्चंस लगते हैं। 0 आवर में हमको बोलने का मौका मिलता है और हमारे क्षेत्र की जनता का काम जो भी है, उनकी मुश्किलें, पर बहुत दुख की बात है खेद की कि हम लोग इस बार कुछ बोल ही नहीं पाए। पूरे समय ही आप लोग सब देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है कि कितना हल्ला हो रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के जमशेदपुर से लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना विपक्ष की नियति बन गई है। इतनी बड़ी आशा और उम्मीद के साथ जनता ने चुनकर भेजता है। कई लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद जो है स्टार क्वेश्चन अगर आता है, अब बिना कारण इसको सदन को बाधित करना, ये जो है इसका नियति बन गया है विपक्ष का। सदन हमेशा चाहती है कि किसी भी विषय पर जो सटीक है उस पर चर्चा करे विपक्ष, लेकिन चर्चा से भी भाग रहा था और ये लोग आरोप लगाता है कि सदन में हमको बोलने नहीं दिया जाता है।
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को होने वाले देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव के लिए IAS अधिकारी सुशील कुमार लोहानी और D आनंदन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज मीडिया से मुखातिब हुए। शुभांशु ने अपने अनुभव से भविष्य के भारतीय मिशंस के लिए तेजी से काम करने की बात कही है। तो इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि गगनयान मिशन के 80% जो परीक्षण है वो पूरे हो चुके हैं और बाकी 20% परीक्षण अगले साल मार्च तक पूरे हो जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2025 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपलब्धियों से भरा साल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रखकर विकसित भारत की घोषणा करेगा। गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में तरक्की के नजरिए से 2025 काफी महत्वपूर्ण साल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। The government of India and therefore also the nation has laid down before it the award target of 2047 when India celebrates the 100 years of independence, and we achieve that coveted goal of being acknowledged as Viksit Bharat. But ladies and gentlemen, just 7 years before that, we'll have an Indian landing on moon and declaring from the surface of moon that took care Viksit Bharat is in the coming. So that's going to be the importance of space. इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि हाल के वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है और 2015 से 2025 के बीच के इसरो मिशन 2005 से 2015 की अवधि के कुल मिशन से 2 गुने हैं। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान इस साल के अंत तक होगी। इसरो चेयरमैन ने कहा कि गगनयान मिशन के 80% परीक्षण पूरे हो चुके हैं। Last 10 years, if you see, the progress is phenomenal, exponential. With respect to missions, the number of missions targeted in 2015 to 2025 is almost double compared to 2005 to 2015. During the last 6 months, if you see, very important, 3 important missions are accomplished. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उनके अंतरिक्ष अभियान के दौरान हासिल किए गए अनुभव गगनयान मिशन में काफी काम आएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अंतरिक्ष से भारत आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। For the 2 weeks on the ISS, the work that we had, the job that we had was we had to perform the experiments that were conceived, developed and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on their station. भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए 4 गगन यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अलावा ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत हुई। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा, मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत बहुत अच्छी हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस दौरे पर क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि आज क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिवादन उन्हें पहुंचाया। प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई चर्चाओं में उन्हें अवगत कराया। वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। वैश्विक स्थिति और यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम पर उनके साझा दृष्टिकोण के लिए मैं आभारी हूं।
भारत और रूस के रिश्तों की गहराई एक बार फिर मॉस्को में दिखी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं की मुलाकात में इस साल के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन का एजेंडे पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत आने वाले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, बल्कि क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हम एक दूसरे को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में रहे हैं। Our meeting allowed a comprehensive review of the entire gamut of India-Russia bilateral relations. We believe that the relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. Geopolitical convergence, leadership contacts, and popular sentiment remain its key drivers. जयशंकर ने बैठक में विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही रक्षा और तकनीकी हस्तांतरण को मेक इन इंडिया लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाने की सहमति बनी। We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments. Enhancing Indian exports to Russia and sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. Steps to ensure long-term supply of fertilizers was also taken up. We also spoke about connectivity initiatives, including the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor, and cooperation in the Northern Sea Route. These corridors promise to deepen economic linkages, reduce transit times, and expand trade access between Eurasia, across Eurasia and beyond. डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत रशियन तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार नहीं है, न ही रूस के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अमेरिका के सहयोग से तेल की कीमतों को स्थिर करने में मदद की है और हमने अमेरिका से भी तेल खरीदा है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद पर साझा रणनीति पर काम करने की बात की। We resolved to fight jointly against all forms and manifestations of terrorism. I conveyed India's strong resolve to adopt a zero-tolerance policy against terrorism and our sovereign right to defend our citizens against cross-border terrorism. इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता भी होनी है। इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लावरोव को भारत आने का न्योता भी दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भारत से संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है। निक्की हेली ने भारत के साथ संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए एक मैगजीन में लिखा कि अगर अमेरिका का भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो ये ट्रंप प्रशासन की एक रणनीतिक गलती होगी। निक्की ने यह आर्टिकल ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ
और उसके दोनों देशों के संबंध पर असर के बारे में लिखा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सलाह दी है कि वो भारत को एक और लोकतांत्रिक साझेदार माने। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका दो आज़ाद देश हैं। कभी कभी हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। लेकिन 4 दशक बाद आज अमेरिका भारत संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर होंगे, जहां वो बिहार को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये पुल मोकामा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। इन विकास परियोजनाओं को लेकर बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के ओंटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे इधर उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को अच्छा, इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब ही फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफी अच्छा लग रहा है और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ देते जाएं। काफी अच्छा चीज दिए हैं बेगूसराय के लिए, भारी लाभ पहुंचाया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है, तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। प्रधानमंत्री शुक्रवार को बिहार के गयाजी में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जलापूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के गयाजी पहुंचेंगे 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े इंफ्रा को मजबूत करते हुए पीएम बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जिससे बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति में मदद मिलेगी। बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बक्सर थर्मल पावर प्लांट को अहम माना जा रहा है। इससे राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। 1320 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है और 660 के 2 यूनिट्स हैं। इसकी जो लागत है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास है और इससे जो बिजली पैदा होगी अराउंड 9850 मिलियन यूनिट्स रहेगी, जिसकी 85% जो पावर है वो बिहार सरकार को जाएगी। पीएम नई रेल सेवाओं का उपहार भी देने जा रहे हैं। पीएम 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा शामिल है। बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा से प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम कय्यन ने विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन मगध की धरती गया जी पर शुक्रवार को होने जा रहा है। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेलवे, आवास, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना, कैंसर केयर और एकीकृत नदी संरक्षण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, फ्लैग ऑफ एवं गृह प्रवेश किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, गया जी। बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम भी ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिनों का सपना है, और जो हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है। मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब सुख बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप में राज्य सरकार ने आखिरकार 2 ईआरओ और 2 एईआरओ को निलंबित कर दिया। किसी के खिलाफ कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश के केवल एक हिस्से पर अमल किया। हालांकि चुनाव आयोग के पूरे आदेश का पालन करने की 21 तारीख आखिरी थी। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच को आसान करने के लिए आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से चित्रगुप्त मोबाइल फोरेंसिक स्वीट तैयार किया गया है। ये कॉम्पैक्ट मशीन मोबाइल की फोरेंसिक जांच और डिजिटल डेटा हासिल करने को काफ़ी आसान कर देगी, जिससे इसमें लगने वाला समय तो बचेगा ही, साथ ही कानूनी प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। आंकड़े बताते हैं कि 90% से ज़्यादा जो क्राइम होता है उसमें मोबाइल का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मोबाइल के द्वारा ही कई सारे जो क्राइम होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। कई सारे सूत्र जो है वो मोबाइल फ़ोन से मिलते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन को स्कैन करना, उनकी जो है उनको फोरेंसिक लैब तक पहुंचाना और वहां से पूरा डेटा रिट्रीव करना, जांच करना एक लंबी प्रोसेस होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के रुचित सोनी जो है उन्होंने इस तरीके का एक जो है
हम कह सकते हैं चित्रगुप्त मोबाइल फोरेंसिक सूट जो है वो तैयार किया है, और जो कि फोरेंसिक साइबरटेक इनकी कंपनी है जिसके माध्यम से उन्होंने इसको बनाया है। और इसको IIT कानपुर का जो इंक्यूबेशन सेंटर है स्टार्टअप का, उसकी मदद से इसको तैयार किया गया है, जो कि एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है। और इसके माध्यम से मोबाइल का जो डेटा है, मोबाइल की जो फोरेंसिक जांच है, उसको आसानी से किया जा सकता है। ऋषि सोनी जी वो बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन बाय द I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर MHA। सो उनके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थे कि जो मोबाइल फ़ोन जो है 90% क्राइम्स में यूज़ होता है, बट द डिलेज इन द जस्टिस। सो वी हैव बिल्ट वन प्रोडक्ट द चित्रगुप्त मोबाइल फोरेंसिक सूट। ये क्राइम सीन में भी पोर्टेबल ऐसा एक सूट बनाया हुआ है कि क्राइम सीन में भी उसको लेके जा सकते हैं। किसी भी तरीके के एंड्रॉयड डिवाइस और आईफोन डिवाइस को इसके अंदर फोरेंसिक बैकअप किया जा सकता है। वेरी यूजफुल टू टेक द बैकअप फ्रॉम द क्लाउड एप्लीकेशन। और क्लाउड एप्लीकेशन ही नहीं, एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस है, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, जितने भी हिडन एप्लीकेशंस है, सो वो आइडेंटिफाई करके उसका फोरेंसिक बैकअप करने में इट विल बी वेरी यूजफुल। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये चलती फिरती जो है मोबाइल की फोरेंसिक लैब है, तो जिसके माध्यम से जो मोबाइल है उसका डेटा हम पूरी तरीके से स्कैन कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, और तमाम तरह की जो उसमें जानकारियां हैं उनको हासिल किया जा सकता है। साथ ही जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उसको भी हासिल किया जा सकता है। राइट। तो उसके बाद ये डेटा को एक बैकअप करेगा। बैकअप करने के बाद ऑन द स्पॉट वो डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। We have used some AI modules to find the data like image classifications। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एक डिवाइस है, बहुत ही आसान ये उपकरण है, जो कि मोबाइल की फोरेंसिक जांच में काफ़ी मददगार साबित होगा। यंग टैलेंट हैं जो लगातार आ रहे हैं, वो कई ऐसे स्टार्टअप लेके आ रहे हैं जो कि कई बड़ी समस्याओं को बहुत ही छोटे से लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही ये स्टार्टअप जो है यहाँ पर मोबाइल फोरेंसिक जो है वो सूट है। कैमरामैन आशीष के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। IIT कानपुर साइबर ड्रोन और AI पर लगातार काम कर रहा है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन के माध्यम से इन सेक्टर्स में लगातार स्टार्टअप काम कर रहे हैं। साथ ही डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए भी नवाचार किए जा रहे हैं, ये कहना है IIT कानपुर के डायरेक्टर और C3I हब के चेयरमैन प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का। दिल्ली में आयोजित कनेक्ट स्टार्टअप डेमो डे 2025 के अवसर पर हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि IIT कानपुर द्वारा स्टार्टअप्स और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम पर कई आविष्कार और नवाचार किए जा रहे हैं। देश की IIT लगातार टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, लगातार जो है वो डिफेंस सेक्टर में खासतौर पर स्टार्टअप पे काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से IIT जो है इस समय काम कर रही है, खासतौर पर स्टार्टअप को लेकर क्या इनिशिएटिव है, क्या नया इस समय चल रहा है? स्टार्टअप के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें विशेष रूप से डीप टेक में जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, फंडिंग भी देते हैं। इसी कड़ी में साइबर सिक्योरिटी के कई स्टार्टअप जो हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड हैं उनको हम शोकेस कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं वो दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस तरीके से जो है अब साइबर वॉरफेयर या हम कहें कि टेक्निकल वॉरफेयर का समय आ गया है, और इसी पे पूरा फोकस जो है वो रहा। तो इसमें हमारे देश की जो IITs हैं वो DRDO अपना काम कर रहा है, ISRO अपना काम कर रहा है, लेकिन IITs किस लेवल पे काम कर रही हैं? क्या कुछ स्पेशल चीज़ों पे फोकस है? सर, एक IIT के अपने एक्सपर्टीज़ हैं तो उनमें वो फोकस कर रहे हैं। IIT कानपुर का जहाँ तक सवाल है, हमारा फोकस साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मेडटेक और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस ऑफ AI टेक्नोलॉजी, इन डोमेन्स में अधिक है। आप जो आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनकी क्या खासियत है और किस तरीके से ये जो है ये सोसाइटी को या डिफेंस सेक्टर में ये काम आएंगे? ये साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इनके बारे में कि इंडिजिनस हैं। साइबर सिक्योरिटी के अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं आज के समय में वो इम्पोर्टेड होते हैं, जिनकी अपनी सलग समस्याएं हैं, महंगे भी बहुत मिलते हैं। तो हमारी स्टार्टअप सब स्वयं बना के प्रोडक्ट लेके आई हैं यहाँ पे, जिसको हम आत्मनिर्भरता का आजकल सब जगह प्रचलन है, तो उसमें उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए ये है। और हमारा उद्देश्य है कि इसी प्रकार से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करके
हम धीरे धीरे जो साइबर सिक्योरिटी के अधिकतर मुख्य प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे भारत में ही बने। तो बिल्कुल जो आईटी हैं वो बिल्कुल उसमें तमाम तरह के लेवल पे शोध हो रहे हैं, उसमें रिसर्च हो रही है। खासतौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एआई की बात की जाए तो उस पर काफ़ी फोकस है और कोशिश यही है कि डिफेंस सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। कैमरामैन आशीष के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।